पब्लिक नॉइसेंस एंड इंक्रोचमेंट। अब पब्लिक नॉइसेंस एंड इंक्रोचमेंट क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। पब्लिक नॉइसेंस जिसमें ना आवाम को मुश्किल हो रही है, इंक्रोचमेंट कोई भी बैरियर हो सकता है। अब प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइसेंस को ना अगर रिमूव करने के उसका प्रोसीजर क्या है कि एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली वो कहता है कि वो पब्लिक नॉइसेंस कर रहा है, या इनडायरेक्टली या परसीव किसी भी वजह से वो क्या कहता है, ड्यू टू सच इन नॉइसेंस इन नियर फ्यूचर में सबमिट ए कंप्लेंट टू इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट हेयरिंग ऑफिसर, बोर्ड ऑफ अथॉरिटी। अब कहते हैं कि एक बंदा ऐसा है, वो कहता है कि ये जो बंदा है ये ना ये जानते बूझते या फिर इसकी वजह से या फिर ये जो काम कर रहा है या फिर इसकी जो चीज़ बनाई गई इसकी वजह से फ्यूचर में कोई कंप्लेन आ सकती है या फिर कोई इशू क्रिएट कर सकता है या फिर इसके खिलाफ कोई आ सकती है। ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या करेंगे, कुछ जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होगा, SDO होगा, हेयरिंग ऑफिसर क्या होगा, बोर्डिंग अथॉरिटी के खिलाफ उसकी कंप्लेंट को सबमिट कराएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अगर कोई भी डिपार्टमेंट है या फिर विसिल ब्लोअर है या कोई भी एम्प्लॉय है वो रिपोर्ट पब्लिक नॉइसेंस की रिपोर्ट कर देता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, SDO को, हेयरिंग ऑफिसर या बोर्ड ऑफ अथॉरिटी को, तभी उसको क्या करते हैं कि उसकी पब्लिक नॉइसेंस कंसिडर होगी। या तो फिर देखें एक पर्सन जो कहता है कि ना वो तंग हो रहा है किसी पब्लिक नॉइसेंस की वजह से, वो उसको कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट में या कोई विसल ब्लोअर होता है या फिर कोई मुलाजिम होता है, वो इनके चारों में से अथॉरिटी के बाद आता है हेयरिंग ऑफिसर के बाद SDO आता है, SDO के बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, क्या करता है, कंप्लेन कर सकता है। अब कंप्लेन होगी उसके बाद क्या होगा, एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा, ऑन रिसिपेंट ऑफ कंप्लेन एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी मैनर, या विसल ब्लोअर कोई भी विसल ब्लोअर होगा या किसी भी तरीके से वो इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अब क्या इन्फोर्समेंट ऑफिसर या तो खुद या फिर SDO के ऑर्डर्स पर, हेयरिंग ऑफिसर या बोर्ड या अथॉरिटी की, या तो वो खुद उसको मिले तो वो खुद, या तो फिर किसी भी SDO, हेयरिंग ऑफिसर, बोर्ड या अथॉरिटी की तरफ से कोई कंप्लेन मिलती है तो उस पर जाके वो फौरी उस जगह पर जाएगा, उसको देखेगा और वाकई वो चीज़ है या नहीं है। उसके बाद उसके एक सवाल करेगा, पूछताछ करेगा, उसके बारे में रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, अगर जो इन्फॉर्मेंट ऑफिसर जो है वो कहता है कि ना इसमें जो पब्लिक नॉइसेंस वाकई है, वो क्या करेगा, EPO ऑर्डर एक EPO क्या करेगा, एविडेंस प्रोहिबिटेड ऑर्डर क्या करेगा, वो जारी करेगा। और EPO जो होता है ना उसके अंदर शॉर्ट डिटेल होती है, पब्लिक नॉइसेंस की होती है, इसमें रीज़न बताई होती है, मतलब उसकी क्या रीज़न है, उसकी डायरेक्शन बताई जाती है, ऑफेंडर को बताया जाता है। उसके बाद कहता है कि तुमने ना एक नॉइसेंस की थी ताकि और तुम्हारी ये जो तुम इस चीज़ को हटाओ यहाँ से, और वो जो टाइम उसको बताया जाएगा, इसको 10 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर या 1 माह के अंदर इस चीज़ को यहाँ से हटाओ। ठीक है, या फिर अगर उसके बाद उसको ना क्या उसके पीरियड एंड मैनर एंड पेनल्टी दैट में भी इम्पोज इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, वो कहते हैं इस चीज़ को यहाँ से हटाओ, अगर नहीं हटाया तो इसके बदले में आपको जुर्माना होगा। ठीक है, एक नोटिस भेज देते हैं, EPO ऑर्डर कर लेता है। उसके बाद क्या कहता है कि वो कहता है या तो फिर EPO उसकी बात को मान लेता है, EPO जारी होने के बाद, इशू होने के बाद ऑफेंडर उस बात को मान लेता है, उसको प्रॉपर क्या करता है, हर चीज़ वहाँ से हटा लेता है। ठीक है, ये तो उसके खुद की बात होगी। उसके बाद या तो फिर क्या करता है, उस OPO को लेता है, वो उसके बाद वो क्या करता है, HO के सामने पेश हुआ था। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि उस या तो EPO के सामने पेश हुआ था, कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ ये बात है, ये सही नहीं है। वो इसके पास ये कौन सा टाइम, 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज ऑफ रेसिपेंट ऑफ सच EPO। अगर उसके पास EPO मिल गया ना तो EPO मिलने के बाद 15 दिन के अंदर वो HO के पास सामने पेश हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, इफ़ द ऑफेंडर नेदर कंपाइज विद EPO नॉर प्रेफर रिप्रेजेंट। अगर जो होता है ना एक ऑफेंडर को EPO मिल गया है ना और उसके खिलाफ अब वो EPO के रिलेटेड अब बात करें, या तो फिर HO के पास सामने पेश होगा, या फिर EPO जो होता है ना वो कहता है ठीक है EPO उसके पास आ गया। अब उसने ना क्या किया है कि ना ही वो उसके सामने पेश हुआ है HO के सामने, और ना ही इसने कोई चीज़ वो जिस चीज़ के लिए EPO जारी हुआ था उस पर उसने काम किया है। अब उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होगा ना वो उसके बाद क्या करेगा। अब इसके अंदर ये कुछ चीज़ें बताएगी, हम इसको देखते हैं। वो क्या करेगा, वो करेगा कि वो वजह जो पब्लिक नॉइसेंस बन रही है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है,
जिसमें वो अपनी रीजनेबल फोर्स को भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा, इम्पोज एंड रिकवर फाइन, और अगर उसने हटा दिया या वो खुद हटा रहा है तो उसके ऊपर जो उसने फाइन इम्पोज किया था, जुर्माना लगाया था, वो उसको रिकवर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आर्टिकल्स या जो गुड्स हैं उसके पास जो भी चीज़ें दी गई हैं ना, जिस चीज़ का टेप पे जारी हुआ था उस चीज़ के बारे में बात करेगा। सील प्रेमिसेस, ये सारी चीज़ें वही आती हैं, ठीक है। इसको दोबारा से बताया गया है, ठीक है। इसमें वो तमाम एक्शन ईपीओ जारी होने के बाद जो वो जितने काम वो कर सकता है ना, तो सारे इसके अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। और इसके एक एंड पे ये बताया गया है कि वो इसकी एक रिपोर्ट भी बनाएगा, जो क्या करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होगा ना वो एसडीईओ को भी क्या करेगा, सबमिट कराएगा, जिसमें उसका सारा कॉस्ट वगैरह हर चीज़ बताई गई होगी। और वो क्या करेगा, वो मज़ीद आगे एचओ को फर्दर करेगा। आगे है पॉइंट नंबर 6। इसमें जो होता है ना, हेयरिंग ऑफिसर ऑथोराइज़ करेगा, क्या कहेगा कि वो जो सामान है वो या कोई भी डिसीजन है जो सील की गई है या उसकी इन्फोर्समेंट में जो लागत आई है ना, उसको इसी तरीके से वो क्या करेगा, बताएगा क्या उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें जो इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट आएगी ना, इसके बारे में बताएंगे कि ना वो कितनी आएगी, कहते वो कौन पे करेगा। अब नंबर 6 में जो कहते हैं उसके अंदर जो एक काम के लिए गए हैं, छापे मारने के लिए गए हैं या कुछ भी करने के लिए हैं, उसमें जो आर्टिकल्स ऑफ गुड्स डिसाइड द फेट ऑफ सील प्रीमिसेस और डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें नीचे बता रहे हैं कि ना इट सच कॉस्ट इज़ नॉट पेड। ये पॉइंट नंबर 7 लाइन नंबर 2 में है। इफ़ सच कॉस्ट इज़ नॉट पेड बाय द हेयरिंग ऑफिसर मे काज इट टू बी रिकवर्ड बाय एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द आर्टिकल्स ऑफ गुड्स एंड कन्फिस्केटेड बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल बी सोल्ड इन ऑक्शन इन सच मैनर्स। वो कहते हैं जो ऑफेंडर होगा उससे पेमेंट लेगा, जितना भी खर्चा आएगा वो उससे लेगा। अगर वो नहीं पे करते तो फिर उनसे वो तमाम उन लोगों से रिकवर करवानी है जो एरियर्स होंगे। एरियर्स वो होते हैं जो लैंड रेवेन्यू बनता है लेकिन वो पे नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ना इफ़ द प्रोसीड ऑफ द सेल आर नॉट सफिशिएंट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट the balance shall be recoverable as area of land revenue. However, if such proceeds exceeds the cost, the excess shall be paid to the offender. ये देखिए वही चीज़ दोबारा रिपीट कर दिया। इसमें क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शंस टेकन अगेंस्ट द पब्लिक नुइसेंस मैटर सब डिविजनल। वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेट ऑफिसर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी पब्लिक नुइसेंस होगा ना उसके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी या जितना वो काम करेगा ना, वो क्या करेगा, एसडीईओ को रिपोर्ट करेगा, उसको बताएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब सारा रिपोर्ट हो गया ना, उसने ना ईपीओ भी जारी कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, उसकी जो भी चीज़ हो गई ना, मामला हो गया, उसने हर चीज़ के बारे में रिपोर्ट कर दिया, किसको, एचओ को कर दिया। अब एचओ क्या करेगा, वो कहते हैं कि अगर जो है ऑफेंडर जो होता है ना, इसमें जो होता है ना कि ना ऑन द रिसिपेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर होता है या फिर जो कंप्लेन होता है, जो शिकायत करंदा होता है, जिसको कहते हैं जो शिकायत करने वाला होता है, इसमें जो क्या होता है, हेयरिंग ऑफिसर क्या होता है, उसको एक नोटिस जारी करेगा और उसको क्या कहेगा कि वो प्रोसीडिंग्स के लिए कहेगा, हेयरिंग प्रोसीडिंग्स के लिए कहेगा, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं उसके लिए वो कहेगा। वो कहते हैं कि ना जो हेयरिंग ऑफिसर होता है ना, वो किसी भी तरीके से इसको कैंसिल, ईपीओ को कैंसिल भी, ईपीओ जो होता है ना वो हेयरिंग ऑफिसर जो होता है वो ईपीओ को कैंसिल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और इसके अलावा कन्वर्ट भी कर सकता है एब्सोल्यूट ऑर्डर में। उसके एब्सोल्यूट ऑर्डर जो होता है ना, इसमें पब्लिक नुइसेंस आ जाता है, इसमें उसकी रीज़न बताई गई होती है कि उसकी वजह से ना क्या होता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर जो होता है ना, ये पब्लिक नुइसेंस उसमें लिखी होती है, पब्लिक नुइसेंस की डिटेल लिखी होती है, रीज़न होती है एब्सोल्यूट क्यों पास किया गया है, और इसके अलावा ऑफेंडर को ना दी जाती है कि उसने ना ये खिलाफ वर्जी जो की है, इस तरह का जो नुइसेंस है ना जिसकी वजह से मसले पैदा हो रहे हैं ना, उस टाइम वो वक्त लिखा जाता है, वो टाइम पीरियड लिखा जाता है, उसमें सारा मुकम्मल डिटेल जो होती है ना एब्सोल्यूट ऑर्डर में हर चीज़ की डिटेल लिखी जाती है और उसके बाद उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद ये बताते हैं इसमें सारी डिटेल जो होती है ना वो एब्सोल्यूट ऑर्डर में लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि इसमें ना एक्सपायरी टाइम पीरियड जो होता है ना, एक टाइम लिखा होता है, इसमें एब्सोल्यूट ऑर्डर में एक पीरियड मेंशन किया जाता है जिसके अंदर ऑफेंडर ने क्या करना है, उसको चीज़ को रिमूव करना है। अगर वो रिमूव नहीं करता है ना तो हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, एसडीओ को ऑर्डर देगा एब्सोल्यूट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए,
ठीक है। जो पहले उसने क्या किया था, अब इसके डिटेल पीछे से हम देखते हैं, ठीक है। पहले उसने एचओ ने क्या किया था, उसने देखा कि हर चीज़ को काम हो रहा है, तो क्या किया ना, ईपीओ जारी किया, ठीक है। पीछे हम देखा ना, पीछे ये देखें, अगर पीछे वाले आर्टिकल में जाए ना, तो क्या बंदा क्या करता है, उसको ईपीओ ऑर्डर करता है। ईपीओ जो किसी वजह से अगर वो काम नहीं करता ना, तो उसको क्या फिर हेयरिंग ऑफिसर क्या करता है, अगर मजीद कोई काम नहीं कर रहा ना, उसका जो ईपीओ भी ऑर्डर किया लेकिन फिर भी नहीं काम हो रहा ना, तो ये कंडीशन जो है सीवियर होती जा रही है, तो वो क्या कर सकते हो, कहते हैं एक ही दफ़ा क्या करता है, एक ईपीओ को कन्वर्ट कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, उसके बाद क्या कर देता है उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर में उसमें हर चीज़ मेंशन उसमें बता देता है। वो क्या वो उसमें जो हर सारी डिटेल होती है, इसमें पब्लिक नॉइसेंस की वजह क्या होती है, उसके बाद ये एब्सोल्यूट ऑर्डर के पास करने की वजह क्या है, उसके ऑफेंडर का जो इसने ऑफेंडर ने क्या किया उसके लेटर सारी लिखा होता है। उसके बाद देखिए उसने नॉइसेंस को रिमूव करने के लिए उसको हुक्म दिया जाता है, उसका टाइम उसमें जहाँ पे हुक्म दिया गया था उसका तो पूरा टाइम, कितने वार्निंग के टाइम डेज रखे गए थे, वो सारे उसमें ए टू जी जितनी भी मालूमात होती है उसके अंदर लिखी होती है एब्सोल्यूट ऑर्डर में, ठीक है। जब एब्सोल्यूट ऑर्डर जो होता है ना सॉरी, उसका एक पीरियड मेंशन होता है, उसके बाद भी वो क्या होता है, टाइम एक्सपायर हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, इफ़ द ऑर्डर और फिर भी वो चीज़ नहीं उठाता है, तो हेयरिंग ऑफिसर क्या करता है, एसईडी को कहता है कि एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है ना, उसको क्या करे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू इन्फोर्स कर दे, ठीक है। पहले उसको ईपीओ किया है ना, ईपीओ के बाद फिर आ गया एब्सोल्यूट ऑर्डर आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, अंडर सबसेक्शन 4 इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा, शेल इन्फोर्स एब्सोल्यूट ऑर्डर, एब्सोल्यूट ऑर्डर को क्या करेगा, टाइम वो क्या करेगा, इन्फोर्स कर दे। उसने जब जारी होता है ना एब्सोल्यूट ऑर्डर, उसके बाद भी एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया जाता है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करते तो उसके खिलाफ क्या करेगा, मज़ीद एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। ऑफेंडर के अगेंस्ट वो क्या करेगा, जो रिमूव करेगा वो पब्लिक नॉइसेंस जो आते हैं उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद वो तो तमाम ज़रिए इस्तेमाल करेगा जिस जरिए वो पब्लिक नॉइसेंस रिमूव कर सकती है। उसके अलावा उसको इसके लिए वो फोर्स को भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है। अगर पीछे हम पीछे पढ़ चुके हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिहाज से, ये सारी चीज़ें दोबारा से वही रिपीट हो रही हैं। ये देखिए जी तक, एक मिनट ये आपको बता दूँ मज़ीद आपको अगर ना समझ लग रही हो तो ये देखें पीछे, ये देखिए जी तक ये सारा आ जाता है। जब ईपीओ ऑर्डर होता है, ईपीओ के अगर ईपीओ के अगेंस्ट वेरीफाई है, अगर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा तो ईपीओ के अंदर ये सारा काम आता है, ठीक है। एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर आता है, उसमें भी ये सारे काम होते हैं। उसके बाद आता है हेयरिंग ऑफिसर, एक्शन बाय हेयरिंग ऑफिसर, उसके अंदर भी है हेयरिंग ऑफिसर जो होती है ना, वो एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी करता है। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है वो ईपीओ जारी करता है, ठीक है। उसके बाकी काम यही होते हैं। अब हेयरिंग ऑफिसर जो होता है अथराइज़ करता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। उसके जो कॉस्ट होते हैं इन्फोर्समेंट उनकी, वो भी उसी से ऑफेंडर को पे करता है। अगर ऑफेंडर जो होता है वो नहीं पे करता, फिर क्या करेगा हेयरिंग ऑफिसर, क्या करेगा, इसकी लैंड रेवेन्यू की वजह से क्या करेगा, एरियर्स से वसूल रिकवर करेगा। अगर वो भी नहीं देते तो आर्टिकल गुड्स नोटिफिकेशन या इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कोई और खिलाफ वर्जी करता है उनसे लेगा, ठीक है। लेने के बाद फिर उसको क्या करेगा, उसकी रिकवरी को यकीनी बनाएगा। उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। If the proceeds of sales and are not sufficient to recover the cost of enforcement, balance shall be recoverable errors. अब इससे चीज़ वही बात आ रही, कहते हैं अगर किसी वजह से वो जो सेल्स हुई थी ना, प्रोसीड्स उसके भी काम नहीं जा रहे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एटलांट रेवेन्यू की रिकवर होगी। उसके बाद रिकवर करने के बाद उसकी जो कॉस्ट होगी उसको बताई जाएगी, और उसके बाद ऑफेंडर को बाकी जो बचे आएगी उसके ऑफेंडर से कहेगी वो क्या करेगा, उसको पे करे। उसके बाद प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट, प्रोहिबिशन से लेकर इंक्रोचमेंट तक, नो पर्सन शैल मेक एन इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल और ऑन एनी स्टेट। वो कहते हैं कोई भी शख्स जो है ना, कोई किसी चीज़ की कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो मूवेबल हो जैसे क्रेडिट वगैरह होती है, इमूवेबल मतलब कोई शॉप वगैरह होती है, या फिर कोई भी स्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं बना सकता, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट कहते हैं रुकावट को, ठीक है। अगर कोई मूवेबल इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाने का क्या तरीका है, इसमें क्या करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के आगे, या तो फिर हिज मोशन या कंप्लेंट, या तो खुद से, या फिर उसको शिकायत मिलेगी तब या किस डिपार्टमेंट से कोई इसको रेफरेंस करेगा, या फिर इसके बाद क्या अगर कस्टोडियन ऑफ दी स्टेट जो स्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होता है उसकी तरफ से कोई कंप्लेन आएगी, या फिर विसल ब्लोअर की कंप्लेन करेगा, या फिर इंफॉर्मेशन विसल ब्लोअर को इंफॉर्मेशन देगा, या अथॉरिटी, या फिर बोर्ड, या फिर हेयरिंग ऑफिसर, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, किसी भी तरीके से कोई भी इसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उस पर क्या करेगा, उसको अमल करेगा, उसको पहले इंस्पेक्ट करेगा।
ये इन्फॉर्मेशन के बाद उसको फिर क्या करेगा, उस जगह पर जाकर साइट को जाकर इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करने के बाद वहाँ से पूछताछ करेगा। पूछताछ करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद तो वो तो ठीक है। अगर वो लगता है कि वाकई उसकी रिमूवल की ज़रूरत है, उसको कहेगा कि ना, उसको एक नोटिस पीरियड देगा। वो कहेगा कि इस ऑर्डर के तहत ना ये चीज़ आपने इलीगल ऑक्यूपाइड की हुई है, इस चीज़ को खाली कर दें। और उसको एक स्पेशल टाइम दिया जाएगा। इस टाइम के अंदर ना इस चीज़ को खाली करना बेहद ज़रूरी होगा, जो मूवेबल इंक्रोचमेंट के बाद है। अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम पे, अगर वो उसको दिया गया टाइम जो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है ना, वो क्या करता है, वो इस खिलाफ एक्शंस लेता है। ठीक है, एक्शन कौन कौन से लेते हैं, ये पीछे एक्शन से सेम वही आ जाते हैं जी तक, जो पीछे देख चुके हैं। अब ईपीओ होगा तो भी यही एक्शंस होंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा तो भी यही फंक्शंस होंगे, यही एक्शंस लिए जाएंगे। उसके बाद अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट है, उसके अगर फिर भी वो नहीं हटा रहा तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तब भी ये सारे एक्शंस होंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ इसी में आ जाते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेट ऑफिसर होगा, इसके वो डेली के जो रिपोर्ट जो रिसीव होगा, एक्शंस होंगे, जितने भी मूवेबल इंक्रोचमेंट के खिलाफ बातें की गई होगी, सब डिविजनल ऑफिसर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल। अब कोई पहले थी मूवेबल, अब तो इमूवेबल इंक्रोचमेंट अगर है तब वो क्या करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाती है। या तो इन्फॉर्मेंट खुद से काम करेगा, जिसको कोई शिकायत मिलेगी, या फिर डिपार्टमेंट से कोई रेफर करेगा, या कस्टोडियन कोई कंप्लेन करेगा, या फिर विसल ब्लोअर बनाएगा, या फिर डिपार्टमेंट या अथॉरिटी या उसके जितने भी लोग हैं वो इसको सारे बताएंगे कि ये चीज़ हमारे लिए इंक्रोचमेंट बन रही है। तो फिर क्या करेगा, इसके खिलाफ लेकर जाएगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर नहीं है कि अगर इसको वाकई रिमूवल की ज़रूरत है, वो एक स्पेशल टाइम देगा उसको, क्या वो करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। वो क्या करेगा, हेयरिंग ऑफिसर को सबमिट करवाएगा। हेयरिंग जब इमूवेबल थी तो वो तो उसी के टाइम उसको वार्न कर देगा, इसको हटाओ। अगर वो इमूवेबल है तो वो क्या करेगा, इसको रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद एचओ को उनको सबमिट करवाएगा। जो एचओ को सबमिट करवाने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा, हेयरिंग ऑफिसर उसी मुताबिक काम करेगा, जैसे उसको इस एक्ट के मुताबिक उसको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दी हेयरिंग ऑफिसर क्या अगर सेटिस्फाई कहता है कि अगर इस चीज़ को अगर ये सेटिस्फाई होती है वाकई ये चीज़ जो है उसको इंक्रोचमेंट के इसको रिमूव करने की ज़रूरत है, कानून के मुताबिक वो क्या करेगा, एक रिमूवल ऑर्डर जारी करेगा। ठीक है, वो इन राइटिंग में लिखा हुआ होगा, जिसमें उसके टाइम पीरियड है, उसमें हर चीज़ लिखी होगी। इसमें उसके ड्यूरेशन लिखा जाएगा, उसमें वार्निंग लिखा जाएगा, और जिस दिन के अंदर से लेकर उसको पूरे ड्यूरेशन उसको सेट कर दी जाएगी, उसके अंदर जिसको चीज़ को इंक्रोचमेंट को रिमूव करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करता है, और हेयरिंग ऑफिसर जो है ना, वो क्या कहता है कि आपने ना इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ था, इसको रिमूव करें। इलीगल ऑक्यूपायर में आ जाता है। उसके बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, रिमूवल ऑर्डर वो करता है। पहले किसने किया था, देखिए पीछे वाले बात इस और देखें। अगर मूवेबल जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर खुद करवा सकता है। जो ये देखिए प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट है ना तो भी वो इसके सारे एक्शन से ज़रूरी होंगे। ठीक है, इसमें मज़ीद जो होता है ना, हायर ऑफिसर जो होता है ना, मज़ीद भी इसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और जो इमूवेबल है वो सारा काम डाटा एनालाइज करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, एचओ को देता है। एचओ मज़ीद इसको क्या एनालाइज करता है, उसके बाद रिजल्ट कंडक्ट करता है। उसके बाद ना एक रिपोर्ट वो कहता है कि नहीं वाकई इसको ये चीज़ जो है इसके अंदर रिमूवल ऑर्डर करना ज़रूरी है, तो इसको रिमूवल ऑर्डर जारी करता है। जारी करने के बाद वो कहता है कि ना आप इलीगल ऑक्यूपाई कर रहे हो, इसको इस टाइम के अंदर आप इसको चीज़ को रिमूव करें। अगर वो इस चीज़ को रिमूव नहीं करता ना तो वो क्या करता है ना कि वो एच ओ डायरेक्शन देता है, कि ऑर्डर्स देता है, ऐसे ही डीओ को देता है कि कहता है इस जगह को जो जिस गलत मैनर में इलीगल है जगह या गवर्नमेंट की जगह है या फिर गलत जगह पे है, तो वो क्या करे, इस चीज़ को रिमूव करवाए। वो जाके होता है ना, वो एसटीओ आगे कहते हैं इन्फॉर्मेंट ऑफिसर का, वो कहता है कि जाके इस चीज़ को सारे रिमूव करके आओ। और रिमूव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस लेगा, ये देखिए 6 एक्शंस है, सॉरी है जी तक है, 7 एक्शन है, जिसको कल में से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकता है, इनमें से सारी चीज़ कर सकता है। तो उसके बाद वो क्या करके उसके ना वो एक्शंस के बाद उस चीज़ को रिमूव करवाएगा। उसके बाद इसको 6, 7, 8 पॉइंट्स सारे वैसे जैसे पीछे हम देख चुके हैं। अगर वो मूवेबल हो जाए इमूवेबल इंक्रोचमेंट, जो भी इंक्रोचमेंट होते हैं उसकी जो रिपोर्ट होगी ना वो देगा एसडी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओ को देगा, एसडी किसको देगा, एचओ को देगा।
ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा आसान था, मुझे तो बहुत इजी लगा है, आप लोगों को भी आसान लगेगा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट की बात हो रही है। इसमें ना जो पब्लिक न्यूसेंस और इंक्रोचमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, उसमें टोटल 6 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। इसमें ये देखिए, आपको एक दफ़ा रिवाइज भी करवा दूँगी। ये सब में एक्शंस में आता है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कोई भी इंक्रोचमेंट होती है, पहले ईपीओ बनता है, उसके ईपीओ का होता है जो इन्फॉर्मेट ऑफिसर करता है, उसके बाद होता है एब्सोल्यूट ऑर्डर होता है जो हेयरिंग ऑफिसर करता है, उसके बाद अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट है तो इन्फोर्समेंट ईपीओ रिमूवल ऑर्डर जारी करेगा, अगर वो है इमूवेबल है तो फिर क्या करे, एचओ क्या करेगा, राइट रिमूवेबल ऑर्डर जारी करेगा। ठीक है, बस यही इसमें बात है और कुछ खास नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, लेक्चर नंबर 9। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।